हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें एसिडिक नेचर एक्सप्लेन कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट लेक्चर का जो अंतिम टॉपिक था उसमें हमने कंपैरिजन करा था एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का, और उसमें देखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वजह हम लोग देख चुके थे। अभी जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सप्लेन करने वाले हैं एसिडिटी, वह बेसिकली फिनॉल के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस एरोमेटिक अल्कोहल, या इसको हम लोग ऐसे लिखें, बेंजोइक एसिड वर्सेस फिनॉल। दोनों के pKa वैल्यू की यदि बात करें तो बेंजोइक एसिड का pKa वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4.2, जबकि फिनॉल का 10 के आसपास है, 4.2 और इसका 10। अब pKa वैल्यू से तो सारा कंक्लूजन निकल गया कि बेंजोइक एसिड का यदि pKa वैल्यू कम है, फिनॉल से कम नहीं, बहुत कम है, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड फिनॉल के तुलना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है। क्यों होगा ज़रा उसे एक्सप्लेन करें अब हम लोग। बेंजोइक एसिड, दिस वन, and phenol is this one, ऐसे। ये दोनों एसिड हैं, और दोनों एसिड क्यों हैं ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, पोलर नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा दोनों, तो यहाँ से हाइड्रोजन को एज H+ रिलीज होना होगा। तो इसमें से बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा C डबल बॉन्ड O माइनस और H+। दिस इज बेंजोइट आयन, और इसका आयोनाइजेशन होगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, ऐसा H+। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब यहाँ प्रश्न आता है कि दोनों के लिए जो कॉन्जुगेट बेस बना, चाहे बेंजोइक एसिड का बेंजोइट आयन हो या फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन हो, दोनों के कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। रेजोनेंस यहाँ भी होगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा। याद करो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से कंपैरिजन किए थे, तो अल्कोहल में वहाँ गड़बड़ी आ रहा था क्या, कि अल्कोहल में जो है वह जो उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब अल्कोक्साइड बन रहा था, उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है, दोनों के लिए है। तो फिर यहाँ कंपैरिजन कैसे होगा, तो दोनों में से हम लोग सिंपली देख लेंगे कि किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोक्सिलेट का जो है मतलब बेंजोएट आयन ज़्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, दोनों का रेजोनेंस के आधार पर कंपैरिजन किया जाएगा। तो देखो बेंजोएट आयन का रेजोनेंस खुद में ही हो जाएगा, खुद में हो जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर है O पे माइनस, तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ। बेसिकली इसमें कार्बोक्सिलेट का रेजोनेंस होना है, बेंजीन में तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है अभी, ऐसे। तो C O पे अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, 3 लोन पेयर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O। ठीक, इस सबको मिला करके हाइब्रिड बनाओगे, दोनों को मिला करके, तो हाइब्रिड बनाने पे ऐसा बनेगा।
ऐसा O माइनस माइनस हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें कहानी ऐसा है। लेकिन वही फिनॉक्साइड की बात करें हम लोग, कार्बोक्सिलेट का तो कहानी देख लिए, अब यदि फिनॉक्साइड के कहानी की बात करें तो फिनॉक्साइड का कहानी क्या है ज़रा देखोगे। O माइनस, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये यहाँ करो। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें, पहले फिनॉल चैप्टर में भी इसको काफ़ी डिटेल में देखा जा चुका है। O अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे ही घूमते रहेगा, तो डबल बॉन्ड O, अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो इसका जब हाइब्रिड बनाओगे ना तो इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा बनता है, पार्शियल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसमें तो जाएगा ही, और पार्शियल नेगेटिव ऑर्थो पे, पारा पे, ऑर्थो पे, यहाँ। अब बस दोनों के हाइब्रिड को देख करके केवल बताओ कि कौन सा हाइब्रिड जो है ज़्यादा स्टेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट या फिनॉल का फिनॉक्साइड। तो देखो दोनों में चार्ज का डीलोकलाइजेशन ही हो रहा है, सेपरेशन का ही नहीं है, मतलब यहाँ भी केवल नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज कर रहा है, यहाँ भी केवल नेगेटिव चार्ज ही डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक, तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये हुआ, मतलब कि उसके कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट का रेजोनेंस, उसमें नेगेटिव चार्ज अभी ऑक्सीजन पे है, फिर ऑक्सीजन पे ही है। लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो फिर यहाँ कार्बन पे आ गया, कार्बन पे आ गया, कार्बन पे आ गया। मतलब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तुलना में। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है दोनों केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी है, पहले भी ऑक्सीजन पे ही था, बाद में ऑक्सीजन पे ही गया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे था जो डीलोकलाइज होकर के गया किसके पास, कार्बन के पास। तुम इसको ऐसे समझ लो ना कि एक अमीर आदमी के पास कर्ज हो और वही कर्ज फिर कन्वर्ट हो जाए गरीब आदमी के लिए, तो बढ़िया है। सोचो अपने से, एक अमीर आदमी का कर्ज है और वह कर्ज फिर गरीब आदमी के लिए चला गया, तो गरीब आदमी के लिए जानलेवा हो गया ना। वही चीज़ यहाँ है कि ऑक्सीजन अमीर है, नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा। नेगेटिव चार्ज आके एक प्रकार से बताता है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, कार्बन बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज आने का मतलब होता है कि सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है कम होगा। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर के आधार पे देखोगे तो इसमें तो 2 ही स्ट्रक्चर बने, 1 2। इसमें स्ट्रक्चर बनाओगे तो 5 स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पे फिनॉक्साइड को ज़्यादा स्टेबल करार देंगे, लेकिन नहीं, चूँकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे जा रहा है, इस वजह से इसका रेजोनेंस एनर्जी कम होता है। रेजोनेंस एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कम। तो यह जो हुआ बेंजोइक एसिड का बेस, बेंजोएट या किसी भी कार्बोक्सिलेट का कार्बोक्सिलेट, वह ज़्यादा स्टेबल होगा फिनॉक्साइड से, इसीलिए जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फिनॉल से। एक वजह तो हम लोग साफ साफ देख लिए। दूसरा वजह इसमें क्या हो सकता है, देखो वो तो स्टेबिलिटी देखे बाद वाला, उसके पहले का बात समझो। उसके पहले का बात ऐसा है कि आखिर यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, कौन सा ऑक्सीजन ज़्यादा खींच पाएगा। तो साफ साफ देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के बगल में C डबल बॉन्ड वो है विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि इसके बगल में यहाँ अभी ये है फिनाइल सिस्टम। तो इस केस में फिनाइल जो है वो तो उल्टा ना इसका इलेक्ट्रॉन को लेता है, ऐसा रेजोनेंस यहाँ होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फिनाइल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल है। कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी फिनाइल से ज़्यादा होता है। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा।
समझ रहे हो। तो एक तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा हुआ और रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बेंजोइक आयन बना उसका स्टेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों कारणों के चलते एक H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल और अल्कोहल दोनों से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बस इतना सा बात याद रख लेना। अब यदि हम लोग कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कंपैरिजन करें एलिफेटिक और एरोमेटिक में, तब क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक में यदि कंपैरिजन करें तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। RCOOH एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो एराइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है बगल वाले पे कि यदि बगल में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसमें वेरिएबल इफेक्ट होता है। एरोमेटिक सिस्टम डोनेटिंग विड्रॉइंग दोनों का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ या जो अल्काइल है, अल्काइल ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अल्काइल जो है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अब यहाँ से एक रेगुलर वेरिएशन बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एरोमेटिक ज़्यादा एसिडिक होगा कि एलिफेटिक। अब जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हेलोजिनेटेड एसिड है, तो वे सब एरोमेटिक एसिड की तुलना में स्ट्रॉन्गर एसिड है। पीके वैल्यू हम लोग पीछे देख चुके हैं। और जैसे ब्यूटेनोइक एसिड में जाओगे, पेंटेनोइक एसिड में जाओगे, हेक्सेनोइक एसिड जाओगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा तो उस केस में फिर ये एरोमेटिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिकली मोटा मोटी इतना लेकर के चलो कि यदि 3 कार्बन तक का एसिड है, 3 कार्बन तक का यदि एसिड है, प्रोपेनोइक या ब्यूटेनोइक तक भी ले लिया जाए यदि, या फॉर्मिक एसिड, हाँ चलो ठीक, फॉर्मिक एसिड ही क्या बोला, हाँ इसको ऐसे लिखो यहाँ से कि ओनली फॉर्मिक एसिड इज a stronger acid than benzoic acid, and all other एलिफेटिक एसिड्स। अब इसमें से एलिफेटिक एसिड जो लेंगे सब्स्टिट्यूटेड नहीं लेना, हैलोजन वगैरह वाला नहीं। एंड ऑल अदर एलिफेटिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड। इसको याद रख लो, ठीक। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों होगा बेंजोइक एसिड की तुलना में, तो जरा हम लोग समझ ही लेते हैं। एक बेंजोइक एसिड लिख लें, एक एसिटिक एसिड लिख लें। एसिटिक का पीके वैल्यू 4.7 के आसपास था, इसका 3.52 के आसपास। बेंजोइक का 4.2 लिखे थे, अभी 4.2 लिखे थे। तो पीके वैल्यू, फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू सबसे कम है, तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड यही होगा। लेकिन हम लोग को ऐसे करना है कि फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन बेंजोइक एसिड से और फिर एसिटिक एसिड का कंपैरिजन बेंजोइक एसिड से, कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ और वीक कैसे हुआ। तो देखो अंतर है केवल HCH3 फिनाइल। H हम लोग जानते हैं कि इसका लीस्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के मामले में हाइड्रोजन ही है। CH3 कहीं ज़्यादा,
बेंजीन इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट करता नहीं है, वो करेगा तब जब अगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो। साथ ही साथ यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो बेंजीन का ये जो कार्बन है या कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन रिंग में वो जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और यदि वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो हम लोग जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ई वाला ग्रुप जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना आसानी से ई इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। अब यदि ई वाला ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा नहीं। लेकिन यदि ई वाला ग्रुप इसको कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ही खींचेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी बाहर होगा। तो H+ उस हिसाब से मतलब कि यहाँ ये H+ जल्दी रिलीज कर रहा है, तो चलो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, एसिटिक वाला। हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे देखें। अब यहाँ हाइड्रोजन है जो तो एकदम नहीं इलेक्ट्रॉन लेन देन करता है, ये तो चलो sp2 है तो इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन ना के बराबर ही देगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ देने के लिए, तो इस केस में पूरा का पूरा जोर लगाएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इस केस में फॉर्मिक हुआ, देन बेंजोइक, और उसके बाद क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को यदि समझ के रखोगे तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात है ऐसे। अब इसमें से हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड का एसिडिटी। सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड का एसिडिटी, तो क्या ऑर्डर आएगा इसमें, उसको समझेंगे ज़रा। ये तो कंक्लूजन समझ गए ना हम लोग, फिनॉल से कंपैरिजन कर लिए एलिफेटिक एरोमेटिक का आपस में, तो इसमें हम लोग को समझ में आया कि ओनली फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड एंड ऑल अदर एलिफेटिक एसिड्स आर वीकर देन बेंजोइक एसिड। substituted एरोमेटिक एसिड्स वो हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि ई है कार्बोक्सिलेट का डायरेक्ट रेजोनेंस वाला फॉर्म दिखाते हैं, माइनस माइनस, यहाँ कोई एरोमेटिक सिस्टम और इससे लगा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेकेंडली कि हुआ कार्बोक्सिलेट, यहाँ है एरोमेटिक सिस्टम, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ई देगा इसको इलेक्ट्रॉन, ई देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यह इसको डीस्टेबलाइज करेगा। डीस्टेबलाइज करने का मतलब हुआ डिक्रीजिंग या डिक्रीजेज द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, H+ आयन रिलीज करने का टेंडेंसी को घटाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फर्दर इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर को बढ़ाएगा, तो स्टेबलाइज करेगा इसको, स्टेबलाइज करेगा किसको, इस कार्बोक्सिलेट को। क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम ना हो जाएगा, इधर आने लगेगा धीरे धीरे, तो इस तरह से ही इंक्रीजेज द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन। तो एरोमेटिक सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो करेगा क्या कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस एसिड का उसको डीस्टेबलाइज कर देगा, और जब कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइज होगा तो नहीं चाहेगा वह सब्सटेंस कि हम H+ रिलीज करें, तो H+ रिलीजिंग टेंडेंसी घटा देगा। लेकिन वही यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले करके कार्बन आयन को
मतलब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में वो एसिड हमेशा चाहेगा कि H+ रिलीज करे, क्योंकि H+ रिलीज करने के बाद उसका स्टेबिलिटी इन्हांस कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इतना सा बात ध्यान में रखना है हम लोग को। अब ज़रा देखोगे कहानी क्या है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो तरह के होते हैं। एक समझोगे, एक हमने लिखा अल्काइल, एक हमने लिखा OH NH2 हैलोजन, फिर हमने लिखा NO2 CN अदर कार्बोनिल लाइक दिस। अब ये तीन तरह के ग्रुप हैं। तीन तरह के ग्रुप क्या हैं ज़रा समझोगे। दिस R मीन्स अल्काइल इज फुल्ली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या कहेंगे कि ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन ये जो हैं, सपोज कि ये सारे ग्रुप किसी एरोमेटिक सिस्टम से हैं अलग अलग, एक बार वो जैसे। अब एरोमेटिक सिस्टम मतलब यहाँ कोई ना कोई कार्बन होगा, तो कार्बन जो है एरोमेटिक सिस्टम का उससे OH जुड़ा हुआ है। तो दो बातें हो सकती है, एक तो अपना लोन पेयर दे करके इधर ही करेगा, तो इस केस में हुआ डोनेटिंग, और कहेंगे कि +R इफेक्ट है इसमें। लेकिन साइमल्टेनियसली इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी तो करेगा, और जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब कहेंगे -I। तो OH ग्रुप रेजोनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, लेकिन इंडक्टिव के हिसाब से यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। उसी प्रकार से नाइट्रोजन है कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहेंगे +R, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विड्रॉ करेगा तो -I। और सेम काम हेलोजन में कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है तो -I, लेकिन लोन पेयर है तो +R। तो ये ऐसे ग्रुप्स में जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर भी है। अब कौन सा बिहेवियर डोमिनेट करेगा वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट पे ही। OH और NH2 जब एरोमेटिक सिस्टम में होता है, कौन सा, OH और NH2, तो इनमें याद रखना है कि +R डोमिनेट कर जाता है -I पे। लेकिन यदि हैलोजन है जहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, तो इस केस में +R से ज़्यादा होता है -I, मतलब ओवरऑल ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएंगे और एक ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वजह एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हम। अब बचे ये तीनों के तीनों। अब ये तीनों रेजोनेंस के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इंडक्टिव के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो दीज आर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अल्काइल ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NO2 CnCO लाइक ग्रुप ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन इस तरह के जो ग्रुप बचे, हाइड्रोक्सिल, अमीनो, हेलोजन या अल्कोक्सी, ये जो है दोनों डोनेटिंग भी विड्रॉइंग भी। तो बताया कि OH और NH2 के केस में डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होता है विड्रॉइंग से, और हेलोजन में विथड्रॉइंग एबिलिटी ज़्यादा होता है डोनेटिंग से। अब किस आधार पे ऐसा हम कह रहे हैं, क्या वजह है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, देखोगे केवल इसका एक्सप्लेनेशन कि जैसे ये बेंजीन का कार्बन है, यहाँ हमने OH को रखा, रेजोनेंस दिखलाया, रेजोनेंस दिखलाने के बाद इसको ऐसे कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ बना दिए डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट टाइम क्लोरोबेंजीन ले लो, पीछे भी शायद इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है ऐसा।
माइनस Cl प्लस, ऐसा। तो जो हम लोग देख पा रहे हैं कि वह OH हो या फिर वह Cl हो, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू, तो उसके वजह से हो क्या रहा है कि जो एरोमेटिक सिस्टम का कार्बन और ये ऑक्सीजन है या फिर यहाँ जो क्लोरीन है उसके बीच बन रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड का बनना डिपेंड करेगा कि यह कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के, कंपेरेबल साइज है। और जब कंपेरेबल साइज है दोनों का, तो साइज कंपेरेबल होने की वजह से क्या होगा कि ऑर्बिटल का साइज भी सेम ही होगा। कि कार्बन का ऐसा यदि p ऑर्बिटल है तो बगल में ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल ऐसा ही होगा। और यहाँ जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड के लिए, यह इफेक्टिव होगा। लेकिन वही नीचे वाला बात करें, बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन का कहानी यदि जाने, तो यहाँ बेंजीन का जो है 2p ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन का 3p, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है। तो इस केस में साइज अलग अलग होगा कि यदि कार्बन का ऑर्बिटल इतना बड़ा है तो बगल में क्लोरीन का ऑर्बिटल उससे बड़ा होगा। अब बताओ कि इन ऑर्बिटल्स का इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाना संभव है? इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग तो हो जाएगा कोई तरह से, लेकिन इन इफेक्टिव होगा। लॉजिकल है, साइज के आधार पे इसको समझो, आप समझ में आ जाएगा। लॉजिकल है कि मान लो दो लोग हैं, वे दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अब दोनों 5-5 फुट का आदमी है या 5.5 फीट का है, तो गले मिल रहा आसानी से मिल लेगा। अब एक 5.5 फीट का आदमी है और एक 2 फीट का बच्चा है, वे दोनों गला मिलना चाहेंगे, उतना इफेक्टिवली मिल पाएंगे क्या? साइज अलग अलग है ना, बढ़िया से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो इन सारे ग्रुप्स में जो हमने कहा, ये OH और NH2 में या कोई अल्कोक्सी ग्रुप में, कि इनमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजोनेंस के दरमियान एरोमेटिक कार्बन और वह ग्रुप के बीच पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड मतलब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग यहाँ कंपलसरी हो जाता है। अब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग डिसाइड करने वाला है कि कैसा बॉन्ड बनेगा या फिर उसमें क्या डोमिनेट करेगा। तो चूँकि OH में ऑक्सीजन, NH2 में नाइट्रोजन, ये दोनों कार्बन के ही पीरियड के हैं, तो कंपेरेबल साइज होने की वजह से ऑर्बिटल का साइज भी लगभग बराबर है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है और वहाँ से एक मजबूत बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड थोड़ा मजबूत होगा। लेकिन वही क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरीन का जो साइज है कार्बन से काफ़ी बड़ा है, तो क्लोरीन का ऑर्बिटल कार्बन से काफ़ी बड़ा होगा, तो उस केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगा, तो वहाँ रेजोनेंस उतना काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ रेजोनेंस काम करेगा ज़्यादा, इंडक्टिव कम, ई कम। लेकिन यहाँ ई काम करेगा कम, इसको डॉटेड से दिखाते हैं, ई कम काम करेगा और ई जो है इंडक्टिव ही ज़्यादा काम करेगा। तो क्लोरीन अपना लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दोनों देने के बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा ऐसे, क्योंकि देख रहा है कि डोनेट तो हम कर पा रहे नहीं रहे हैं ढंग से, काहे कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ढंग से नहीं हो पा रहा है, काहे कि साइज अलग अलग है ऐसे। तो उस केस में क्लोरीन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही कर लेगा, डोनेट करने का एबिलिटी उसके पास बचेगा नहीं। ऐसे समझ लो कि यदि यहाँ दोनों ऑर्बिटल सेम है, VBT का तो यह एक पॉस्टुलेट ही है कि जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल का, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ ओवरलैपिंग जोन देखो कितना है, और वही ऑर्बिटल का साइज में अंतर हो तब देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन का है, और इसके साथ कार्बन का बनाओगे तो कार्बन का साइज ही इतना छोटा है कि यहाँ देख लो ओवरलैपिंग, देखो क्या है। तो यहाँ का ओवरलैपिंग कितना कम हो गया है, यहाँ का बेहतर है, तो मजबूत पाई तो यहाँ बनेगा, यहाँ तो नाम मात्र का होने वाला है ऐसा। तो कोई भी हैलोजन जो है भले ही +R -I दोनों रखता है, लेकिन कार्बन के साथ जोड़ेगा तो ओवरऑल -I का ही काम करेगा। लेकिन यदि ये सारे ग्रुप हैं OH, NH2 वगैरह, तो ये +R डोमिनेट कर जाते हैं। वजह एक्सप्लेन किया हमने।
अब बचे ये NO2CN वगैरह, तो ये बोले कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो उसको भी ज़रा देख लो क्यों होगा। ये बेसिक चल रहा है अभी ऑर्गेनिक का, पहले से किए हुए हैं, अब इसके बगैर समझना मुश्किल है आगे, इसलिए थोड़ा सा और दिल भर है। हमने कहा अल्काइल ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, किस वजह से, ज़रा देखो यहाँ सपोज CH3 लगा हुआ है और NO2 वगैरह बोले कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों वजह से है। पहला वजह कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, लेकिन यहाँ वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ वाला sp3, तो sp2 का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इंडक्टिव के आधार पे इसमें प्लस आई हो गया, और साथ ही साथ इसका रेजोनेंस भी हो सकता है, जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों के आधार पे अल्काइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों के आधार पे। वहीं इसको ले लो, अब यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से वैसे ही ज़्यादा होता है, ऊपर से प्लस भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा, -I, और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड है, तो इस तरह से इसके पाई को भी लेगा, तो -R, तो -R और -I दोनों आ गए, इसमें +I हाइपर कंजुगेशन दोनों, तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को बताता है, और यहाँ जो है दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को बताता है। तो NO2 ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, अल्काइल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ओवरऑल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसमें संशय था इन तीनों में, तो इन तीनों में बताया कि OH NH2 पर रेजोनेंस भारी पड़ेगा, हैलोजन पर इंडक्टिव भारी पड़ेगा, तो ये दोनों ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, और इसी के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट भी प्रभावित होता है, जो ऑलरेडी हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ का वेरिएशन बताएंगे। अभी ग्रुप का नेचर समझा दिए हम कि किस तरह के ग्रुप है, कौन ओवरऑल डोनेट करेगा, विड्रॉ करेगा, इसको एकदम ध्यान में रखोगे, इसके बगैर एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।